गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे और कोरोना से पूरी तरह से बचाव कर रहे होंगे और जितनी भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने हमारे बेनिफिट के लिए इशू करी हैं वो उनका सबका पालन आप कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एफसीआरए में जो मेजर चेंजेस आए हैं रिसेंटली टाइम में, काफी सारे चेंजेस गवर्नमेंट ने करे हैं अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके ये चेंजेस क्या क्या है, जिससे जो संस्थाएं ऑलरेडी एफसीआरए में रजिस्टर्ड है या जो संस्थाएं एफसीआरए में रजिस्टर्ड होना चाहती हैं उन्हें क्या क्या फॉर्मेलिटीज और क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू जैसे कि मैंने अपने जो यूट्यूब पे प्रीवियसली वीडियो अपलोड करी हुई है एफसीआरए के बारे में सब कुछ बताया हुआ है कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या फॉर्मेलिटीज हैं, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं केवल चेंजेस बताऊंगा आपको और ये चेंजेस आपको पता रहने चाहिए। तो दोस्तों, 2020 में जो चेंजेस आए हैं उसमें पहला चेंजेस आया है, फर्स्ट चेंज। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह, मैं आपको ना सेक्शन का रेफरेंस नहीं दे रहा क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं सेक्शन का रेफरेंस दूंगा कि इस सेक्शन में ये चेंजेस है, ये चेंजेस है, आपके लिए बड़ी टेक्निकल हो जाएगा। तो मैं बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ कि पहला चेंजेस क्या है। तो दोस्तों, पहला चेंजेस जो रिलेटेड है वो है कि एफसीआरए फंड को दूसरी एनजीओ में ट्रांसफर नहीं कर सकते। दोस्तों, पहले चेंज से पहले क्या था कि अगर कोई संस्था है और वो एफसीआरए में रजिस्टर्ड है तो उस फंड को वो दूसरी संस्था को ट्रांसफर कर सकती थी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं थी। तो ऐसा रूल था कि जो फंड रिसीव कर रहे हैं उसे दूसरी संस्था को एक लिमिट के लिए और कुछ कंडीशन की सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन वो ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन नए एक्ट में, नए अमेंडमेंट में वो रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल रिमूव कर दी और आप उसे ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। यानी कि जो आप फंड रिसीव करेंगे आप यूज करेंगे, दूसरी संस्था उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। पहला मेजर चेंजेस। अब जो संस्थाएं टाई अप करके वर्क कर रही थी, जो संस्थाएं दूसरों को ट्रांसफर करके वर्क कर रही थी, उन्हें ध्यान रखना है कि वो चेंजेस अब नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेकंड चेंजेस, दूसरा है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चेंज है और महत्वपूर्ण चेंजेस है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। दोस्तों, पुरानी क्या रूल था कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट के लिए बाहर से पैसा मिलता है, बाहर से आप डोनेशन रिसीव करते हैं और आप कोई प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट रन करना अलग चीज है, उसे मेंटेन करने के जो ऑफिस एक्सपेंसेस होते थे जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, वो 50% की लिमिट थी कि आप 50% से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं करेंगे। लेकिन अभी उसे चेंज करके 20% कर दिया है गवर्नमेंट ने कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 20% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर देखा जाए ट्रू वैल्यू में तो ये एक अच्छा चेंजेस है। उसका रीजन ये है क्योंकि क्या होता था, कुछ एनजीओ ने इसका मिसयूज करा कि बाहर के पैसे आए और अपने टूर एंड ट्रैवल पे, एंजॉयमेंट पे, एंटरटेनमेंट पे काफी खर्चा करते थे। 50% खर्चा करना बहुत बड़ी लिमिट थी। अब जब वो लिमिट कम कर दी 20%, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कहाँ खर्च होगा? सोशल एक्टिविटी में होगा, डेवलपमेंट में खर्च होगा। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन दोस्तों, इस चेंजेस के आने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, प्रैक्टिकली जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, उसमें वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड करें, क्या डेफिनेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की। हालांकि ये टेक्निकल चीज है ना, लेकिन मैं एक लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है कि जो प्रोजेक्ट को एडमिन करने में, उसे मेंटेन करने में, उस प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड रखने में जो खर्चा आएगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में माना जाता है। जैसे आपको नाम से इसका इंडिकेशन है। फिर भी मैं आपको क्लैरिफाई करने के लिए इसकी डेफिनेशन जरूर बताऊंगा और जिससे आपको एक व्यू पता लग जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, सपोज करो आपका कोई प्रोजेक्ट है और फॉरेन फंडिंग से हेल्प मिल रही है, आपको बाहर से पैसा मिल रहा है उस प्रोजेक्ट के लिए, तो उसका एक ऑफिस होगा जो आपको कोऑर्डिनेट करेगा, मेंटेन करेगा, रिपोर्ट्स मेंटेन करेगा, हर चीज का। तो उनके जो एम्प्लॉय वहां पे लगे हुए हैं, जिसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं एक तरह से, वो जो उसके खर्चे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होते हैं। जैसे सैलरी हो गई, वेजेस हो गई, ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गए और एनी रेम्यूनरेशन मेंबर एग्जीक्यूट, ये खर्चा किया हुआ आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के मेंबर पे या गवर्निंग काउंसिल के पर्सन पे, अगर ये खर्चा करा हुआ है तो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में आपका ये डेफिनेशन में आएगा। दूसरा, ऑल एक्सपेंसेस टुवर्ड्स द हायरिंग ऑफ पर्सनल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द एक्टिविटी। वही जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर एक्टिविटी को मैनेजमेंट करने में आपके जो भी खर्चे आ रहे हैं, कोई किसी को पेमेंट कर रहे हैं इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग कॉस्ट, तो भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के खर्चे में आएंगे। कोई इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का बिल दे रहे हैं, वाटर चार्जेस का बिल दे रहे हैं, टेलीफोन चार्जेस दे रहे हैं, पोस्टल चार्जेस दे रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा दे रहे हैं, परमिसेस का। अब अगर मैं वो टेक्निकल में जाऊं ना तो आपको यहाँ पे मैं कंफ्यूज कर सकता हूँ। कैसे? सपोज करो आपका रिपेयर का खर्चा है, आपका प्रोजेक्ट भी चल रहा है, स्कूल भी चल रहा है और आपका जो ऑफिस ऑफिस है उसका भी है, रिपेयर मेंटेनेंस दोनों में हुई है। तो कौन सा इसे कहते हैं दोस्तों? एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, अपोर्शन एंड एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ये टेक्निकल वर्ड है लेकिन आप एक लेमन लैंग्वेज में समझिए कि जो आपका मेंटेनेंस का जो खर्चा है,
जो ऑफिस के मेंटेन करने का खर्चा है वो खर्चे इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में इंक्लूड होते हैं। अब आपको कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो आपको लगेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव फंड, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के खर्चे हैं। एक्सपेंसेस टुवर्ड्स द रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, अगर आपके व्हीकल को मेंटेनेंस या रनिंग खर्चे हैं उसके भी आपको एडमिन खर्चे हैं। अगर कॉस्ट ऑफ राइटिंग एंड फाइलिंग रिपोर्ट्स, जैसे आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है और कोई आप अपील करते हैं गवर्नमेंट को, उसके जो खर्चे एडवोकेट को देते हैं वो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, वो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है। रेंट ऑफ प्रीमाइसेस, रिपेयर टू प्रीमाइसेस एंड एक्सपेंसेस ऑन द अदर यूटिलिटी, वो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। स्पेशल मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं होंगे। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, मेरा स्कूल चल रहा है, मैंने स्कूल के लिए रन करने के लिए बाहर से पैसा आता है, आ गया, तो अगर उसकी टीचर की सैलरी दे रहे हैं ना, तो वो एडमिन के खर्चे नहीं है, वो प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस हैं। अगर आप ट्रेनर हैं, डॉक्टर के खर्चे हैं, आप हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हो, डॉक्टर को कोई आपको रेम्युनरेशन आपको देना पड़ रहा है, तो वो आपके एडमिन एक्सपेंसेस नहीं है, बल्कि वो आपके मेन खर्चे हैं, प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस हैं। इन चीजों में कंफ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आपके एग्रीगेट एक्सपेंसेस 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा चेंज दोस्तों आया है रिलेटिंग टू द बैंक अकाउंट ओपन करने का। दोस्तों पहला प्रोविजन ये था कि जब आप एफसीआरए की एप्लीकेशन लगाते थे या प्रायर परमिशन की एप्लीकेशन लगाते थे, तो आपको एक बैंक अकाउंट खोल के देना था जिसे एफसीआरए अकाउंट कहते थे, और आप फॉरेन फंडिंग केवल उसमें ही रिसीव करते थे। आपको वो अकाउंट एप्लीकेशन लगाने से पहले लगाना है, और वो कोई सी भी बैंक में आप ओपन कर सकते थे, वो बैंक जो पीएफएमएस सिस्टम से जो अटैच है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक लिस्ट दे रखी है अपनी साइट पे, इन बैंकों में आप खोल सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो मेन अकाउंट है, आप जब एप्लीकेशन लगाएंगे उससे पहले आपका जो अकाउंट होगा वो एसबीआई मेन ब्रांच है दिल्ली में, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, उसमें आपका अकाउंट ओपन होना है। अब जैसे ये प्रोविजन आया तो आपके दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन से क्रिएट हो गए। जो एनजीओ इंडिया के कोने में है, साउथ में है, गोवा में है, बॉम्बे में है, क्या उन्हें सबको आना पड़ेगा? तो दोस्तों चिंता मत करो, गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ आपको सोल्यूशन दिया है। ये लगता बड़ा टिपिकल है लेकिन बहुत सिंपल है। इसकी पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, नई एप्लीकेशन के लिए क्या करना है, पीपी के लिए क्या करना है, प्रायर परमिशन के लिए क्या करना है, जिन्होंने ऑलरेडी खोला हुआ है उसका क्या करना है, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उसे क्या करना है, जो सरेंडर करना चाहते हैं उसे क्या करना है। मैं सबका आपको एक वीडियो बनाऊंगा केवल बैंक अकाउंट पे, वो आपको बताऊंगा। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है जो चेंजेस आए हैं उसमें ये आया है कि आपको एसबीआई में ही एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और उसमें ही आप अकाउंट ओपन करके एप्लीकेशन में उसे मेंशन करेंगे, उसे रजिस्टर्ड कराएंगे, और उसमें ही आप फॉरेन फंडिंग ले सकते हैं। दोस्तों फोर्थ जो चेंजेस आया है वो है आधार कार्ड का अपग्रेडेशन। इसमें दोस्तों क्या चेंजेस आया है कि भाई जितने भी ऑफिस बियरर हैं, डायरेक्टर हैं, की फंक्शन है ना, उनके सबके आधार कार्ड आपको अपडेट करने हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर फॉरेन डायरेक्टर है तो क्या होगा, फॉरनर है तो उस पर आधार कार्ड तो होगा नहीं, तो क्या करना होगा? तो दोस्तों उसका हम अगर ओसीआई कार्ड होल्डर है या फॉरनर है उसके हम पासपोर्ट की कॉपी लगा सकते हैं, आधार कार्ड होना जरूरी नहीं है। काफी लोग इसमें कंफ्यूज है, काफी सारे क्वेश्चंस आए, इसलिए मैंने इसका आंसर इसमें दिया है आपको। फिफ्थ चेंजेस है रिलेटिंग टू सस्पेंशन। दोस्तों हमारा जो सर्टिफिकेट है एफसीआरए का, आपको पता है वो 5 साल के लिए है ना। तो गवर्नमेंट अगर ये पता करती है किसी भी कारण से कि इनका एक सस्पेंशन का प्रोविजन है लॉ में कि गवर्नमेंट उसे सस्पेंड कर सकती है जब तक फाइनल डिसीजन ना आए और जब तक गवर्नमेंट उसे रीस्टोर ना कर दे, तो एक फिक्स डे के लिए हम सस्पेंशन कर सकते थे 180 डेज के लिए। अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम 180 डेज के लिए सस्पेंशन कर सकते हैं, और एनी अदर पीरियड, यानी कि 180 दिन तक तो सस्पेंशन कर ही सकते हैं, उसे फर्दर भी सस्पेंशन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं फर्दर 180 दिन के लिए। ये कैंसिलेशन नहीं है दोस्तों, कैंसिलेशन अलग चीज होती है और सस्पेंशन अलग होता है। सस्पेंशन होता है फॉर द टाइम बीइंग, उसे सस्पेंड कर दिया, कैंसिलेशन परमानेंट कैंसिलेशन है। तो अब गवर्नमेंट जो है वो 360 डेज तक के लिए सस्पेंड कर सकती है, ये एक मेजर चेंजेस है। सिक्स चेंजेस दोस्तों रिलेटिंग है सरेंडर ऑफ एफसीआरए सर्टिफिकेट। सपोज कीजिए आपके एनजीओ और आपको एफसीआरए का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, अब आप चाहते हैं कि यार मैं लीगल फॉर्मेलिटी में क्यों पढ़ूं, मेरा तो काम हो गया, या मुझे फंडिंग नहीं मिली, मैं इसे सरेंडर करना चाहता हूं, या आपको फंडिंग मिल गई और आप इसे सरेंडर करना चाह रहे हैं, है ना। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। काफी दोस्त लोग क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट का है, चाहे वो जीएसटी का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे आपका स्वेल एटीजी हो, चाहे 1023 हो, अगर आप उसका बेनिफिट नहीं लेना चाहते तो आपको वो सरेंडर करना चाहिए, ना कि उसे छोड़ देना चाहिए। ये मेरी आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस है। तो अगर आपने एफसीआरए का सर्टिफिकेट लिया और आपको उसके लिए कोई यूज नहीं है, अब आप नहीं चाहते उसके लिए, तो आप उसे सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अगर आप सरेंडर करेंगे तो आपकी इंक्वायरी हो सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। वो ये देखेंगे कि क्या आपने प्रॉपर्ली मेंटेन करे थे रिकॉर्ड्स,
आपने पैसा जो आया था वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया था, और इंक्वायरी होने के बाद आपको सरेंडर करने के लिए परमिट करेंगे। अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करी हुई है तो उस असेट्स को आपको वेस्ट करना पड़ेगा अथॉरिटी को, प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को। वेस्ट का मतलब होता है उसे देना पड़ेगा, उसे उसका मैनेजमेंट उनके हाथ में कंट्रोल देना पड़ेगा, तब आप उसे सरेंडर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो चेंजेस है वो रिलेटेड है रिन्यूअल। दोस्तों आपको पता होगा कि एफसीआरए का जो मेन रजिस्ट्रेशन था 1976 वाला जो एक्ट था पुराना, उसमें हमें परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलता था, लाइफ टाइम के लिए मिलता था। 2010 में एक नया एक्ट को अमेंड किया और 2010 एक्ट आया जिसमें कहा एफसीआरए का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 5 साल के लिए दिया जाएगा, और 5 साल से 6 महीने पहले हमें रिन्यूअल कराना होगा। तो जब हम ये एप्लीकेशन रिन्यू कराते थे तो आईबी की इंक्वायरी जो होती थी ना वो रजिस्ट्रेशन पे होती थी, रिन्यूअल पे नहीं होती थी। रिन्यूअल पे तो गवर्नमेंट ये देखती थी क्या आपने एक्टिविटी करी है, क्या आपकी प्रॉपर रिटर्न्स हैं, क्या आपने एक्टिविटी में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है, ऐसा करके वो चेक करती थी, आपको रिन्यूअल दे देती थी। लेकिन अब रिन्यूअल पे भी आपकी आईबी की इंक्वायरी हो सकती है, होगी। ये आपका इंपॉर्टेंट चेंजेस है, ये आपको जो है ये ध्यान रखना है कि रिन्यूअल अगर आप लगाएंगे तो आईबी की इंक्वायरी होगी। नेक्स्ट चेंजेस है ओपन ए बैंक अकाउंट। मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको एसबीआई में अकाउंट खोलना है, लेकिन मैंने दोबारा रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लोग इसलिए कंफ्यूज हैं कि क्या हमें केवल एक एसबीआई का अकाउंट खोलना है, जो ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट खुला हुआ है उसका क्या है, क्या मैं एक से ज्यादा अकाउंट खोलूंगा, अगर मैं दिल्ली में अकाउंट खोलूंगा तो मेरी और ब्रांचेस चल रही है उसका क्या होगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, आपको मेन अकाउंट एसबीआई का रखना है, लेकिन यूटिलाइजेशन अकाउंट आप दूसरे बैंक में रख सकते हो, लेकिन आपको गवर्नमेंट को एफसीआरए अथॉरिटी को उसे अपडेट कराना पड़ेगा कि मैं हमारे ये अकाउंट है। तो दोस्तों ये था 8 से। नेक्स्ट जो चेंजेस नहीं है, ये तो एक नोटिफिकेशन है और उसके लिए आपको फैसिलिटीज दिया है। आपको पता होगा एनुअल रिटर्न का जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है दोस्तों, ये मैंने सोचा आपको भी बता दूं। 19-20 की रिटर्न जो जमा होनी थी वो दिसंबर 2020 तक होनी थी, अब वो डेट एक्सटेंड करके, कोविड की भी प्रॉब्लम है और अपग्रेडेशन भी है कि 30 जून 2021 को आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। डेट उसमें एक्सटेंड हो गई है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एक जो चेंजेस है एनजीओ दर्पण का है, नीति आयोग का जो आपको रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओस अंडर एफसीआरए एक्ट, है ना। तो आप नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन करा लेना अगर आप एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट ने जितने भी ये चेंजेस करे हैं ये बहुत अच्छे के लिए करे हैं, इस बिलीफ सिस्टम को रखना अपने पास, हमारी सेफ्टी के लिए करे हैं। एनजीओ अच्छा काम करें, सही काम करें, सही ऑब्जेक्टिव के लिए करें, उसके लिए ये चेंजेस करें। जब कोई अच्छी चीज आती है थोड़ा अनकंफर्ट होता ही है, आप अनकंफर्ट बिल्कुल महसूस ना करें, गवर्नमेंट अपने आप पे सॉल्यूशन दे देती है हर चीज के लिए। तो ये चेंजेस हैं दोस्तों। आपकी कोई भी क्वेरी अगर आपकी आती है एफसीआरए या एनजीओ से रिलेटेड, आपको पता है मेरा यूट्यूब चैनल एनजीओ सर के नाम से है, उसमें मैं एनजीओ के सारे क्वेश्चंस लेता हूँ, हजारों क्वेश्चन पड़े रहते हैं और आपके क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे आपके क्वेश्चन है, क्योंकि आपके क्वेश्चन मेरी वैल्यू बढ़ा देते हैं, मुझे एक्सपर्ट बना देते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मेरा फोन अटेंड ना हो पाए तो आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए सर आई एम योर पार्टिसिपेंट, मैं आपको रात को 100% आंसर दूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आई तो बिल्कुल लाइक मत करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि मेरी वीडियो होगी एफसीआरए पे, जो एसबीआई का अकाउंट है जो दिल्ली में खोलने के लिए गवर्नमेंट कहती है उसकी क्या गाइडलाइंस है, कैसे खुलेगा, अगर कोई जो एनजीओ है बाहर है या दिल्ली इंडिया के कोने पे है तो उसे कैसे करना है, अगर वो डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो क्या करना है। टेंशन ना लीजिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पे बनाऊंगा कि एसबीआई के अकाउंट में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, अगर आएंगी तो उसका सोल्यूशन क्या है आप लोगों के लिए, नई नई संस्थाओं के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, पुरानी